स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो के अंदर जिसमें हम देखने वाले हैं NISM सीरीज 8 यानी कि आपका इक्विटी डेरिवेटिव का चैप्टर 3 यानी कि आपका इंट्रोडक्शन फॉरवर्ड का पहले जो पार्ट है उसका तो थोड़ी बहुत MCQ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका व्हाट इज टिक साइज इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब कोई भी एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टिक साइज क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका पहला जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रहेगा द मिनिमम प्राइस मूवमेंट इन अलाउड इन कोटेशंस, तीसरा रहेगा द मार्जिन रिक्वायर्ड टू ट्रेड द कॉन्ट्रैक्ट और चौथा रहेगा वो रहेगा आपका द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड पर डे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका द मिनिमम प्राइस मूवमेंट अलाउड इन कोटेशंस। मतलब टिक साइज इज डिफाइंड एज द minimum movement allowed in the price quotation decided by the exchange as part of the contract specification। तो इसका मतलब टिक साइज का मतलब होता है प्राइस का सबसे जो छोटा बदलाव है जो एक एक्सचेंज के अंदर अलाउ है। तो इसका मतलब एक्सचेंज डिसाइड करता है उसका जो टिक साइज वो कितना रहेगा, 0.05 रहेगा या 0.10 रहेगा। तो कोई भी एक एक्सचेंज के अंदर किसी भी तरीके का टिक साइज वो जो आप एक्सचेंज जो बॉडी होता है वही डिसाइड करते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका ऑन व्हिच डे टू मंथली BSE सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली एक्सपायर। तो महीने का कौन से दिनांक पर कोई भी एक BSE सेंसेक्स का फ्यूचर एक्सपायर होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पहला जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका लास्ट थर्सडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मंथ, दूसरा रहेगा द लास्ट वेडनेसडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ, तीसरा रहेगा लास्ट फ्राइडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ और चौथा रहेगा लास्ट ट्यूसडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ। इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका लास्ट फ्राइडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ। मतलब द टेक्स्ट स्टेट्स द मंथली BSE सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ। मतलब कोई भी एक BSE का जो सेंसेक्स एक्सपायर होता है वो हर एक महीने का लास्ट जो आपका फ्राइडे रहता है उस पे वो एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो तीसरा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका व्हाट इज बेसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिस का मतलब क्या है। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा द इनिशियल मार्जिन पेड ऑफ फॉर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रहेगा द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइसेस, तीसरा रहेगा द प्रॉफिट और लॉस रियलाइज्ड ऑन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और चौथा रहेगा द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द अंडरलाइंग एसेट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब बेसिस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो इसका मतलब बेसिस का मतलब होता है जो स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस, तो उसको लेकर के उसका जो डिफरेंशिएट बनता है वो बनता है बेसिस। अगर बेसिस पॉजिटिव है तो स्पॉट ज्यादा बढ़ चुका है और नेगेटिव है तो फ्यूचर बढ़ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका व्हाट शुड हैपन टू द बेसिस ऑफ ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट मैच्योरिटी। तो इसका मतलब कोई भी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अब जो मैच्योर हो मतलब मैच्योर हो जाता है तो उसका क्या होता है। तो इसका जो जवाब इसका जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका इट शुड बिकम सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव, दूसरा रहेगा इट शुड बी बिकम सिग्निफिकेंटली नेगेटिव और तीसरा रहेगा इट शुड बी बिकम जीरो और चौथा रहेगा इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका इट शुड बी बिकम जीरो। मतलब the text explain the whatever the basis is positive or negative it becomes zero at the maturity of the future contract। तो इसका मतलब जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होता है तो तब स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस सेम हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उस फ्यूचर के अंदर वो बिल्कुल ही जीरो जीरो हो जाता है मैच्योर के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। तो पांचवा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका व्हाट इज द इनिशियल मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो कोई भी एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मतलब इनिशियल मार्जिन को हम कैसे देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द अकाउंट डेली, दूसरा रहेगा द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट व्हेन एंटरिंग इनटू ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा रहेगा द टोटल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और चौथा रहेगा द फी पेड टू द एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका द अमाउंट deposited in the margin account when entering into a futures contract। तो इसका मतलब initial margin is defined as the amount one needs to deposit in the margin account at the time of the entering into a futures contract। मतलब जब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हो तो तब आपको कोई भी एक इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है एक एक्सचेंज को,
मतलब उसके पास वो एज ए डिपोजिटरी आपको रखना पड़ता है किसी भी आप फ्यूचर्स को जब आप ट्रेड करने जाते हो। तो चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। तो सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए हेजर इन ए फ्यूचर्स मार्केट। तो इसका मतलब कोई भी एक हेजर का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, मतलब क्या प्राइमरी एक आपका जो गोल रहता है एक फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एज ए हेजर का, तो वो क्या है। तो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम करेक्टली प्रेडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट, और दूसरा रहेगा द रिड्यूस और एलिमिनेट एक्सपोजर टू प्राइस रिस्क इन एग्जिस्टिंग टू और एंटिसिपेटेड पोजीशंस, तीसरा रहेगा द टू एक्सप्लॉइट टेम्पररी मिस प्राइसिंग बिटवीन मार्केट, और चौथा रहेगा द टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा टू रिड्यूस और एलिमिनेट एक्सपोजर टू पाइक प्राइस रिस्क इन एन एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेटेड पोजीशंस। तो इसका मतलब hedgers use derivative products like futures to reduce their exposure to the market variables such as price exchange in commodities, currencies and securities। तो इसका मतलब hedger का जो आपका जो मेन गोल होता है वो खुद का पोजीशन को सिक्योर करना रहता है। तो हेजर कोई भी एक पोजीशन को सिक्योर करने के लिए वो बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे एज स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो प्राइस का बदलाव में वो कैसे अपने पोजीशन को समझ सकते हैं, वही आपका कोई भी एक हेजर का मूल आपका जो मूल लक्ष्य रहता है, वही उसका मेन गोल रहता है। तो चलिए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन कौन सा है। तो सातवां क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द। तो मतलब कोई भी एक कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को आप कैसे जान सकते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को आप कैसे देख सकते हैं। तो इसको जो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो रहेगा आपका एक्सपेक्टेशन मॉडल, दूसरा रहेगा एफिशिएंसी मॉडल, तीसरा रहेगा नो आर्बिट्राज मॉडल, और चौथा रहेगा आपका सिंथेटिक मॉडल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा आपका नो आर्बिट्राज मॉडल। मतलब द टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज आल्सो नोन एज द नॉन आर्बिट्राज मॉडल। मतलब कोई भी एक कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के अंदर तो जो आर्बिटर्स होता है, मतलब कोई भी एक कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के अंदर कोई मतलब पकड़ लीजिए कोई भी एक आप ट्रेड में घुसे तो उस पे तो आपको रिस्क फ्री प्रॉफिट तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उसको आप एज ए नॉन आर्बिट्रेज मॉडल कह सकते हैं। मतलब कोई भी एक ट्रेड में आप घुसे उसके बाद आपको एक एज कम्पेयर टू स्टॉप लॉस लगाना होगा, कोई भी टारगेट लगाना होगा। मतलब कोई भी आप ट्रेड के अंदर पूरा ही आप रिस्क फ्री आप प्रॉफिट नहीं करके ले जा सकते हैं। तो इसको हम नो आर्बिट्राज मॉडल हिसाब से भी हमें हम जान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन कौन सा है। तो आठवां क्वेश्चन है इफ ए पोर्टफोलियो हैज ए बेटा ऑफ 0.8 इट मींस, मतलब कोई भी एक पोर्टफोलियो का बेटा 0.8 है तो उसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपको देने के लिए मिलेगा वो रहेगा द पोर्टफोलियो इज मोर वोलेटाइल देन मार्केट, और दूसरा रहेगा द पोर्टफोलियोज रिटर्न आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्केट इंडेक्स, और तीसरा रहेगा वो रहेगा द पोर्टफोलियो इज लेस वोलेटाइल देन द मार्केट इंडेक्स, और चौथा रहेगा द पोर्टफोलियो परफेक्टली मिरर ऑफ द मार्केट इंडेक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा द पोर्टफोलियो इज लेस वोलेटाइल देन द मार्केट इंडेक्स। तो इसका मतलब ए बेटा लेस देन 1 like 0.8 indicates the portfolio is less volatile or aggressive than the market index। तो मतलब कोई भी एक पोर्टफोलियो का बेटा 1 से 1 से कम हो तो उसको एक एज ए सुपर साइड पोर्टफोलियो हम कह सकते हैं। तो इस तरीके का और भी बहुत सारे एमसीक्यू आप हमारे वेबसाइट nismseries.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो जरूर से एक बार हमारे वेबसाइट आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नवा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका इफ ए ट्रेडर बाय ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे आर सेड टू टेक ए। तो कोई भी एक ट्रेडर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर्स बाय करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन जो आपको देने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका शॉर्ट पोजीशन, दूसरा रहेगा न्यूट्रल पोजीशन, तीसरा रहेगा लॉन्ग पोजीशन, और चौथा रहेगा स्प्रेड पोजीशन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका लॉन्ग पोजीशन। मतलब a trader who buys a futures contract takes a long position expecting the price to rise। तो मतलब कोई भी एक ट्रेडर फ्यूचर्स खरीद रहा है तो उसको लगता है उस स्टॉक को प्राइस का मतलब कुछ दिन के अंदर बढ़ती होगी, मतलब वो उस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन में इंटर कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद का जो 10वां क्वेश्चन कौन सा है। तो 10वां क्वेश्चन है वो रहेगा आपका which entity decide the equally the quality and the quantity specification for a future contract। तो मतलब कौन सा बॉडी आप डिसाइड करता है कोई भी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी को।
तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका द बायर, दूसरा रहेगा द सेलर, तीसरा रहेगा द एक्सचेंज और चौथा रहेगा द इंडिविजुअल ब्रोकर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका द एक्सचेंज। मतलब फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द एक्सचेंज डिसाइड द स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स लाइक क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो मतलब फ्यूचर्स आपका आप सभी जानते हैं कोई भी एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर स्टैंडर्डाइज होता है। तो एक्सचेंज सभी डिसाइड करते हैं उस एक्सचेंज के अंदर कौन सा स्टॉक ट्रेड होगा, उस स्टॉक का कौन सा क्या प्राइस होगा, या कौन सा क्या टिक साइज होगा, या कौन सा क्या आपका क्वांटिटी या क्वालिटी होगा। तो एक कोई भी एक एक्सचेंज के अंदर कोई भी एक आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक पूरा जो क्वालिटी और क्वांटिटी कौन डिसाइड करता है, एक एक्सचेंज डिसाइड करते हैं। तो आप सभी को और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस तरीके का और भी बहुत सारा एमसीक्यू आप बिल्कुल ही जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसपे आपका जो जो पकड़ है एनआईएसएम सीरीज के ऊपर तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट NISMseries.com को जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू। এটা কাটবো, এটা না এটা